Hello dear Tanthes, I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology for the chapter Life Processes. In this video, I am going to discuss about few important question answers. As these question answers belongs to the respiration, as it is a part 2. In part 1, I have given the few important questions to you. Now, let's begin about the next important questions. Your question number 21 is: write a brief note about the nasal cavity. Your answer is: the nasal cavity opens to the outside through the opening called the nostrils. अब जो nasal cavity है एक्चुअल में इट इज द शेप ऑफ योर नोज, सो उसको हम nasal cavity बोलते हैं. अब जो nasal cavity है वहां से हम सांस भी ले रहे हैं, जो दो होल्स होते हैं जिनसे हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो वो नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं. नॉस्ट्रल्स एक्सटर्नल साइड में भी होते हैं और जहां पर ये नेजल कैविटी खत्म हो रही होती है वहां भी नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. द नेजल कैविटी इज लाइन्ड बाय फाइन हेयर्स दैट फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. अब जो नेजल कैविटी है उसमें छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक्चुअल में ये फाइन हेयर्स होते हैं जो हमारी नाक के अंदर किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल को या स्मोक को जाने से रोकते हैं. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ बाय हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट दैट फॉर्म इट्स फ्लोर. अब जो नेजल कैविटी है वो माउथ से सेपरेटेड होती है एक पैलेट के थ्रू. वहां पर एक बहुत सॉफ्ट शीट लाइक पैलेट होती है जो इस नेजल कैविटी के लिए फ्लोर की तरह का भी काम करती है. It opens into the region called the pharynx. अब एक कंबाइंड पाथ होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम pharynx बोलते हैं, जहां से खाना भी अंदर जाता है और हवा भी अंदर जाती है, तो एक कॉमन पाथ होता है. तो अब इसके बाद नेजल कैविटी pharynx में ओपन होती है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 22. What are the functions of pharynx? अब जो कॉमन पाथ है pharynx, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो आपको याद करने हैं. Let's see the answer. Pharynx is the region of the respiratory tract that connects the nasal cavity to the larynx. अब pharynx वो important part है जो respiratory tract को larynx के साथ में जोड़ने का काम करता है. ये larynx क्या होता है? Larynx is a separate path for the air or pharynx is a common path for the food and air. It is a region which is common to the passage of food and air. So pharynx is very important part for our respiratory system and for all the functions of our body. कैसे? As it has two functions. First is taking in of extra air when required. For example, during heavy exercise. तो pharynx उस समय हमें बहुत हेल्प करता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और हमें मैक्सिमम एयर को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करना होता है. नेक्स्ट वन इज allowing passes of air when the nose is blocked. और जिस समय हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है म्यूकस की वजह से या कफिंग की वजह से, उस समय भी जो एयर है that can be passed with the help of pharynx. Now your question number 23 is: what is the significance of respiration? अब आपको significance बताना है respiration का. That means what is the advantage of respiration और इसका क्या फायदा होता है, क्या महत्व होता है, वो आपको बताना है. Your answer is: respiration is an important process in nature. So why respiration is an important process? Because we are getting the energy from the food material. But if it will not digest with the help of oxygen, then it will be useless for us. तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होता है केवल और केवल ऑक्सीजन की वजह से,
और वो ऑक्सीजन हमें किस प्रोसेस के थ्रू मिलती है? केवल रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है. That's why it is an important process in nature. Don't forget it. It is the process by which the organic compounds are broken down to release energy in the form of ATP molecules. अब वो एनर्जी हमें कैसे मिल रही है? जब हम ऑक्सीजन के थ्रू फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो वो एक एनर्जी रिलीज करता है. वो एनर्जी कहलाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स. एटीपी क्या होता है? एटीपी इज हैविंग द फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें ऐसे ही एनर्जी देती है जैसे कि हम एक मोटर बाइक में यदि पेट्रोल डालते हैं और वो पेट्रोल से चलने लगती है. इसी तरह से ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. Respiration makes use of oxygen and releases carbon dioxide, which is then used by plants during photosynthesis that releases oxygen. अब ये प्रोसेस कंप्लीट होता कैसे है? जब हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. सो व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोसेस? रेस्पिरेशन मेक्स यूज ऑफ ऑक्सीजन. अब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है तो यूटिलाइजेशन के बाद में एज अ बाई प्रोडक्ट हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होती है. अब प्लांट्स इसको रेस्पायर करते हैं, उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं एंड देन अगेन द प्लांट्स प्रोवाइड अस द ऑक्सीजन. तो इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस नेचर में चलता रहता है. Thus, respiration has an important role to play in maintaining the delicate oxygen carbon dioxide balance in nature. तो respiration एक इतना important process इसलिए है क्योंकि ये human beings, animals, plants एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स के लिए एक कंपलसरी प्रोसेस है. और इसके थ्रू हमें क्या हेल्प मिलती है? हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर सकते हैं. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, बट दीज 4 पॉइंट्स आर मेकिंग अ वन क्वेश्चन एज अ सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन. लेकिन यदि आप इनके अलग अलग पॉइंट्स को याद करेंगे या अलग अलग पॉइंट्स को आप पढ़कर देखेंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द MCQs and the question answers for the examination of NEET. Question number 24 is write short notes on trachea. अब आपको ट्रैकिया के बारे में बताना है. ट्रैकिया क्या चीज होती है? Your answer is trachea is also called the windpipe. तो जिन बच्चों ने भी मेरी वीडियो को देखा है वो इस आंसर को जानते होंगे कि ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है और ये एयर को हमारी बॉडी के अंदर ले जाने का काम करता है. द ट्रैकिया आर हेल्ड ओपन विद द हेल्प ऑफ C-shaped cartilaginous rings. अब ट्रैकिया किससे बना हुआ होता है? ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं. जब आप अपने थ्रोट को ऊपर की तरफ देखते हुए फिंगर से टच करके देखेंगे तो आपको वहां पर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फील होंगे. तो वो क्या है? वो C-shaped कार्टिलेजिनस बोन्स हैं. कार्टिलेजिनस बोन्स आर द सॉफ्ट बोन्स. तो ट्रैकिया की फॉर्मेशन उन्हीं रिंग से हुई होती है. The open ends of the rings are towards esophagus. जितने भी एंड्स होते हैं रिंग्स के वो किसकी तरफ होते हैं? ईसोफेगस की तरफ होते हैं. ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसमें से हमारा खाना निगलने के बाद में स्टमक तक पहुंचता है. वो ईसोफेगस कहलाता है. तो जितने भी एंड्स होते हैं ट्रैकिया के या कार्टिलेजिनस रिंग्स के वो ईसोफेगस की तरफ होते हैं. That means trachea is situated in front of the esophagus. यानी ट्रैकिया
लगभग ईसोफेगस के सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। The cartilage keep the larynx and trachea from collapsing even when there is no air in them. अब कार्टिलेज से ही ये स्ट्रक्चर क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि इसका काम है हवा को अंदर ले जाना और बाहर लाना। लेकिन जब हम अंदर और बाहर ले जाने के प्रोसेस में होते हैं तो वहां पर कोई एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है जिस समय यहाँ पर एयर नहीं होगी। तो यदि यहाँ पर एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता तो वो एब्सेंस ऑफ एयर में कोलैप्स हो जाता, यानी एक दूसरे से चिपक जाता। इसलिए यहाँ पर ये स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। The trachea then into two main branches called bronchi. अब ट्रैकिया इसके बाद दो मेन ब्रांचेस में खुलता है। उन मेन ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई कहते हैं। It was about the importance of the trachea and the structure of the trachea. Now let's see the next question. Your question number 25 is, how do the trachea and bronchi keeps the respiratory tract healthy? अब ट्रैकिया और ब्रोंकाई से रेस्पिरेटरी ट्रैक हेल्दी क्यों होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। The trachea and the bronchi are lined with ciliated epithelial cells and secretory cells. Those are known as goblet cells. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि नेजल कैविटी में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसी तरह से ट्रैकिया और ब्रोंकाई में भी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं। जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उन पे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। सीलियास आर आल्सो फाइब्रस स्ट्रक्चर और स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। Beside it, they are having the secretory cells also. Secretory cells can secrete the mucus. अब इसके बारे में आप क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर है, उसमें आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। About these I have explained in my videos of the class 9th, क्योंकि वहाँ पर टिश्यू का एक कंप्लीट चैप्टर आपको दिया जाता है। यदि आप भूल गए हैं तो आप मेरी वीडियोस को दोबारा आप देखिए और वहां से आप जान सकते हैं कि गॉबलेट सेल्स किस तरह की होती हैं। तो यहाँ पर ये जो सीलियाज होते हैं और म्यूकस होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कैसे? The secretory cells secrete mucus which moistens the air as it passes through the respiratory tract and also traps any fine particles of dust or bacteria that have escaped the hairs of the nasal cavity. अब जो secretory cells होती हैं उनसे जो mucus निकल रहा है, तो पहला काम तो हमारी जो नोज होती है वो कभी भी ड्राई नहीं होती है और जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो हमेशा ही मॉइस्चर कंडीशन में होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर फाइबर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारी नोज में एंटर करने वाले डस्ट या बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी जो नेजल कैविटी है बैक्टीरिया वहीं तक रुक जाते हैं और हमारे लंग्स तक किसी भी तरह का इन्फेक्शन इजीली नहीं पहुंच सकता है। The cilia beat with an upward motion so that the foreign particles along with the mucus is sent to the base of the buccal cavity from where it may be either swallowed or coughed out. अब जो ये सीलियाज होते हैं ये फंक्शनिंग करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस के साथ में या बक्कल कैविटी के फ्लोर तक पहुंचा दिए जाते हैं। वहां पर या तो ये हमारे द्वारा निगल लिए जाते हैं और हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं एंड देन इजीली इट कैन बी एक्सक्रीट विद द हेल्प ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और दूसरा क्या हो सकता है कि या हमारे कफ के साथ में हम इसको बॉडी से बाहर स्पिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके हो गए, या तो वो स्वेलोड हो जाएगा या कफिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से ट्रैकिया और ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 इज, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द एल्वेलाई?
अब आपको बताना है कि एल्विलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से होता है। तो उससे पहले मैं आपको एल्विलाई बता देती हूँ। Alveoli is the minute structure of the respiratory system, or we can say that it is a minute unit for the lungs. चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। The capillaries lining the alveoli have impure blood which has low concentration of oxygen. So the oxygen from the air easily diffuses into the blood through the thin barriers of the alveolus wall. अब जो एल्वेलाई के पास में जितनी भी कैपिलरीज होती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड ज़्यादा होता है। इम्प्योर ब्लड होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ कम होती है वो ज़्यादा लेने की कोशिश करती है, तो इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीजन इजीली एल्वेलाई के थ्रू ले ली जाती है और वो थिन बैरियर से ब्लड में घुलना शुरू कर देती है। ठीक है, जिस समय हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय ये प्रोसीजर फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे एल्वेलाई परफेक्टली ओपन हो जाते हैं और ये जितनी भी इम्प्योरिटी होती है कैपिलरीज में उनको बहुत जल्दी से तेजी से रिमूव करने की कैपेसिटी रखते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखो। सिमिलरली when the concentration of carbon dioxide is quite high in the blood, the gas easily diffuses out into the alveolar space. अब जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होता है तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग फ्लो विल स्टार्ट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है और इस वजह से जो एल्वियोलर स्पेस है वो आसानी से गैसेस को डिफ्यूज कर देता है। ठीक है, यानी आसानी से जो गैसेस हैं वो बाहर भेज दी जाती हैं और जो ऑक्सीजन है वो ले ली जाती है। From here, the air which has comparatively more concentration or carbon dioxide than the air that entered it and leaves the lungs. अब यहाँ पर जो भी एयर जिसका भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मैंने आपको बताया ना कि डिफ्यूजन का एक प्रिंसिपल होता है, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टू द लोअर कंसंट्रेशन लेवल। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये एल्वेलाइज क्या करेंगे, एल्वेलाइज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में और ब्लड में घोलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एल्वेलाई के लिए आपको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 27 is, what is oxyhemoglobins and how is it formed? अब oxyhemoglobins क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं? आंसर देखिए इसका। Oxyhemoglobin is the compound formed by the combination of hemoglobin and oxygen. जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज टेलिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन आर फॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, यानी हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन घुलना शुरू करेगी तो ऑक्सीजन किससे कंबाइन करेगी, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे काम करती है ये। The hemoglobin pigment has an affinity for oxygen. तो जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो अट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन को, दैट्स व्हाई इजीली दे कैन मेक द oxyhemoglobins. In the lungs, it combines with oxygen and forms HbO2. अब लंग्स के अंदर ये ऑक्सीजन के साथ इजीली कंबाइंड होते रहते हैं, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो दो जगह प्यूरिफाई होता है, एक तो लंग्स में और एक हमारे हार्ट में प्यूरिफाई होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से लंग्स के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते चले जाते हैं। हाउ डज इट अकर?
as hemoglobin has the symbol Hb, it combines with O2 and it makes the HbO2. तो आप यहाँ से HbO2 का याद रखेंगे कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला होता है। आपसे केवल ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला पूछा जाए तो अब आपको याद रहेगा, इट इज HbO2. Let's see the next question. So question number 28 is, what are the uses of fermentation? अब मैंने आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अब आपको यहां पर इनके यूजेस बताना है। सो योर आंसर इज, fermentation is a commercially important process. It is having following processes. तो जो fermentation है, it is also known as a commercial process. Why? क्योंकि जितने भी हमारे जूसेस बन रहे हैं या अल्कोहल बन रहा है, वाइन बन रही है, वो सब फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनता है। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनमें अल्कोहल का यूज होता है, so that also preparing through the process of fermentation. That's why fermentation is also known as the commercial process. अब how does it occur? मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, तो आपको याद रखना है कि अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग में फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प करता है। सेकंड है क्योरिंग ऑफ टी लीव्स, टोबैको एटसेट्रा। तो जितनी भी टी लीव्स हैं, टोबैको हैं, उनको भी क्योर करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का ही यूज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब हम दही जमाते हैं दूध से, तो वो भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। मैन्युफैक्चर ऑफ विनेगर, हम आर्टिफिशियल सिरका भी बनाते हैं, प्योर सिरका भी बनाते हैं, तो दैट can be occur due to the process of fermentation. And industrially important compound, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनमें फर्मेंटेशन के थ्रू बनने वाली चीज़ों का यूज किया जाता है, so that's why it is very important process. I have shown this fermentation process with the activity in my videos, so you can search in my playlist for the content of fermentation. Question number 29 is, how does gaseous exchange take place in the leaves? लीव्स में गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है? चलिए इसका आंसर याद करते हैं। The leaves have openings called the stomata, which are generally on the lower surface of the leaves. तो लीव्स में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये आपके लिए कुछ भी नई बात नहीं है। तो मोस्टली स्टोमेटास आर प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. It is through the stomata that the gases and water vapor diffuses in and out easily. तो स्टोमेटा एक ऐसे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस और वाटर का डिफ्यूजन होता रहता है। आपने क्लास 9th में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़े होंगे। तो यदि हम डिफ्यूजन का बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड इफ वी आर आस्किंग अबाउट द वाटर, so that process is known as osmosis. And always diffusion and osmosis works from higher concentration to the lower concentration. The oxygen diffuses in through the stomata and then enters the leaf cell. So when water and air diffuse into the plant through the stomata, then it can enter into the leaf cells. Similarly, the carbon dioxide produced by the leaf cells diffuses out through the stomata. और इसी तरीके से स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आती रहेगी और ऑक्सीजन भी डिफ्यूज होती रहेगी. So, with the help of stomatas, gaseous exchange takes place in the leaves. Now, let's see the next question. So, question number 30 is,
What is inspiration? Answer is, during inspiration, the outer intercostal muscles contract, which raises the chest cavity or the ribs. तो इंस्पायरेशन इज द प्रोसेस टू ब्रीथ इन. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो प्रोसेस इंस्पायरेशन कहलाता है. इस समय में जब हम सांस अंदर लेंगे तो जितनी भी मसल्स हैं वो तो सिकुड़ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी है या हमारी जो रिब्स हैं वो फैल जाएंगी. अब जब हम सांस अंदर लेते हैं उस समय हमारा जो डायफ्राम है वो पिचक जाएगा. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द लोअरिंग ऑफ द डायफ्राम. टुगेदर दीज मूवमेंट्स serve to increase the area of the thoracic cavity, which reduces the pressure. So at the time of inspiration, our thoracic cavity area will be increased. अब जब वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर है वो रिड्यूस होगा. तो आपको ये लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी थोरेसिक कैविटी एरिया बढ़ जाता है और वहां पर प्रेशर कम हो जाता है. द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स. और जो बाहर की हवा है या बाहर की जो एयर है वो तेजी के साथ हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है. सो इट वॉज अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक रेस्पिरेशन. In my next video, I am going to explain you about more important questions of the same topic, respiration. So next important questions I will continue in my part 3. So just be with me, like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.